बिना मग में धरे पग कुछ भी तो संभव नहीं होता। बिना मग में धरे पग कुछ भी तो संभव नहीं होता। बिना कुछ किए धरे ही जीत का कलरव नहीं होता। बिना मग में धरे पग कुछ भी तो संभव नहीं होता। बिना कुछ किए धरे ही जीत का कलरव नहीं होता। अगर तुम ठान लो मित्रों तो सुन लो बात मेरी ये, सितारे तोड़ लाए हम, असंभव कुछ नहीं होता। असंभव कुछ नहीं होता। सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इन मोक साक्षात्कार में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं विजेता मैम, आरती मैम, रश्मि मैम, अमरमणि सर, डॉक्टर कविता मैम और दीपक सर। साथ ही आज हम जिनका साक्षात्कार करने जा रहे हैं वो हैं सोनम मैम। और सोनम मैम से मेरा पहला सवाल, सोनम मैम अपने विषय में बताएं। सर, मेरा नाम सोनम मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक छोटे से गांव बड़ेरी की रहने वाली हूँ। मैंने 2008 में अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया। उसके बाद 2010 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2013 में मैंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद 2018 में मैंने बीएड किया और उसके बाद 2019 में और 2021 में 2 बार मैंने सीटेट की परीक्षा प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की उत्तीर्ण की। और उसके बाद सर मैं केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रयासरत हूँ। केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रयास कर रही हूँ। जी बहुत बढ़िया मैम। केंद्रीय विद्यालय के लिए आप कब से प्रयास कर रहे हैं, कौन से साल बताइए आपने? सर 2019 से कर रही हूँ। जी मैम। तो 2019 से आप प्रयास करें। केंद्रीय विद्यालय के बारे में क्या जानते हैं आप? केंद्रीय विद्यालय एक स्वायत्त संस्था है जो केंद्र के जो स्थानांतरित पदों पर कर्मचारी जो कार्यरत रहते हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 15 दिसंबर 1963 ईस्वी में हुई थी, जिसके वर्तमान चेयरमैन माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 1252 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसमें 1249 जो विद्यालय हैं वो भारत में हैं और 3 भारत के बाहर हैं, जिसमें मॉस्को, काठमांडू और तेहरान में हैं 3। जी सर। जी मैम। आपने बताया कि केंद्रीय विद्यालय एक स्वायत्त संस्थान है, यही बताया ना? जी मैम, ये जी स्वायत्त सर। क्या होता है? जी कोई बात सॉरी सर, नहीं, जी कोई मुझे बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला सवाल विजेता मैम। जी सोनम मैम, पल्लवन और संक्षेपण में क्या अंतर है? सॉरी मैम, मुझे नहीं पता। मैं इसको जानने को प्रयास करूंगी। कोई बात नहीं। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद बताइए। मैं नहीं अभी ध्यान कर पा रही। आपकी पोस्ट कौन सी है? टीजीटी? टीजीटी के लिए मैम। जी। अलंकार की परिभाषा दीजिए। अलंकार जो होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से एक जो व्यक्ति की शोभा आभूषणों के द्वारा होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार के द्वारा होती है। की जाती शब्दालंकार और अर्थालंकार में बच्चों को समझाने के लिए कोई एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे हमें अंतर स्पष्ट हो जाए उस उदाहरण के माध्यम से। है। जो शब्दालंकार होते हैं उनमें शब्दों के द्वारा काव्य की जो महत्वता होती है वो बताई जाती है। और अर्थालंकार जो होता है उसमें अर्थ के द्वारा भाव की अभिव्यक्ति होती है।
जैसे कि कनक कनक तै सौगुनी मादकता अधिकाय। तो क की आवृत्ति बार बार हो रही है, जो किसका एक शब्द की, जो शब्द के द्वारा इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो सर सॉरी मैम, मैं नहीं बता पा रही हूँ, अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। आपके प्रिय कवि या लेखक कौन है? मैम सूरदास जी। सूरदास जी का कोई पद गा दीजिए। जैसा कि अभी मैंने सुना, आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई सूरदास जी का एक पद गा दीजिए। सूरदास जी का जो सूर सागर है, उसमें उन्होंने एक भ्रमर गीत जो प्रसंग आया है, उसके हम्म। पद लिखे हैं। हम्म। धो तुम हो अति बड़, धो तुम हो अति बड़ भागी, अपरत रहत स्नेह तगाते, नाही नमन अनुरागी। अपरत रहित स्नेह तगाते, नाही नमन अनुरागी। धो तुम हो अति बड़ भागी। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद मैम। रश्मि मैम। जी सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद विजेता मैम। सोनम जी, आप मुझे बताएंगे, पहले तो आप अपने जिले के बारे में बताइए कि मैनपुरी किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है। मैनपुरी मैम जो है, जिसका पहले मयनपुरी नाम था, मयन ऋषि के द्वारा इसका नाम रखा गया था मयनपुरी, लेकिन बोलचाल की भाषा में फिर इसको मैनपुरी कहा जाने लगा। और ये मैनपुरी हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। और जो हमारे कहानीकार हैं कमलेश्वर जी, उनका जन्म भी मैनपुरी में ही हुआ था। जी। कमलेश्वर जी के बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे? कमलेश्वर जी की एक कहानी है, राजा निर्वंशिया। और कमलेश्वर जी की जन्म तिथि या उनकी जो शिक्षा वगैरह के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। नहीं मैम, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मैनपुरी का कोई योगदान है? एक मैम, यहाँ के जो महाराजा कोई बात तेज नहीं, सिंह ठीक थे, है। जी। महाराजा तेज सिंह थे, हम्म। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जो इनकी जो प्रतिमा है, जो नई दिल्ली में जो लाल किला है, उसमें इनकी जो प्रतिमा को दर्शाया गया है वहां। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि दो शब्द हैं, आप उनके अर्थ बताएंगे। एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। तो दोनों में क्या अंतर है? मैम, जो अस्त्र होता है वो पास के लिए चलाया जाता है, जैसे हाथ से ही किसी को मारना। और जो शस्त्र होता है उसको छोड़कर, जैसे कि कमान है उसको छोड़ दिया, जैसे कि तीर कमान है उससे हमने अ, छोड़ा, तो वो शस्त्र है। और जो अस्त्र होता है वो हम हाथ एक से बार फिर से चलाते, जैसे ध्यान से बोलिए। मैम जो अस्त्र एक होता बार है रिकॉल करिए, फिर से ध्यान दीजिए। मैम जो अस्त्र होता है जैसे कि तलवार है, तो जो तलवार है वो एक अस्त्र है, क्योंकि हम उसे हाथ में पकड़कर उससे मार रहे हैं या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं। और जिसको छोड़कर हम चलाते हैं वो शस्त्र होता है, जैसे कि धनुष है। और अगर मैं कहूँ कि
अस्त्र जो है वो होते हैं जो छोड़कर चलाए जाते हैं, जिनको दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। शस्त्र वो होते हैं जिनको हम जब हम उनका प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारे हाथ में ही होता है, जैसे काटने के लिए, मारने के लिए, लाइक तलवार। थोड़ा पढ़िए, इस पे ध्यान दीजिए। अस्त्र और शस्त्र लिख लीजिए आप इसको। अस्त्र और जी शस्त्र क्या होते हैं, इन पर एक बार आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। शर्मा सर, अभी के लिए मेरा इतना ही है। जी अमरमणि सर। जी सर। आपने जो सूर का पद सुनाया है उसमें प्रयोग हुआ है स्नेह तगा। इसका क्या मतलब जी है? सर। स्नेह तगा यानी कि स्नेह रूपी जो धागा है, श्री कृष्ण जी का जो स्नेह रूपी धागा है उसके लिए स्नेह तगा का प्रयोग हुआ है। ये स्नेह किसके लिए दिखाया गया है? क्या सर? जो स्नेह शब्द का प्रयोग हुआ है जी सर। ये किसके लिए किया गया है? जो स्नेह तगा गोपिकाएं में हैं, स्नेह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? श्री कृष्ण जी के लिए। मेरा अगला प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें आपको अलंकार बताना है और अनुप्रास को छोड़कर। अनुप्रास को छोड़कर सर? जी। सर मुझे तो अनुप्रास ही आ रहा था, सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही चलिए हूँ। मैं आपको सुविधा के लिए विकल्प उपलब्ध करा देता हूं। अतिशयोक्ति, श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। मानवीकरण सर, मानवीकरण अलंकार। जी। प्रायः बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय में दुविधा में पड़ जाते हैं कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, तो आप उन्हें कैसे स्पष्ट करेंगी? सर मैं कोई उदाहरण जैसे ले लूंगी। उपसर्ग जो होता है बच्चों, वो कोई भी शब्द लेती हूँ मैं, जैसे कि कोई बच्चा खेल रहा है, विद्यालय। विद्यालय, बच्चों से पूछ सकती हूँ कि आप अभी कहाँ पढ़ रहे हैं, तो बच्चे बताएंगे कि विद्यालय में। तो इसमें हम जो विद्या है बच्चों, जो आगे आया है शब्द, वो क्या है? विद्या। तो ये क्या है? उपसर्ग। और जो आलय, पीछे क्या निकल के आ रहा है? आलय। तो ये प्रत्यय है। मैम, बधाई और शुभकामना में क्या अंतर है? बधाई जो होती है, बधाई होती है जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं उसके बाद दी जाती है। और जो शुभकामना होती है, जब हम किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं उससे पहले दी जाती है। जी। जी सर। जी दीपक सर। आप 10वीं कक्षा को पढ़ा रही हैं, तो उसमें एक आता है पद परिचय। पद परिचय में पद क्या होता है? पद जो होता है, कोई भी शब्द है, यदि हम उसको अकेला लिखते हैं तो वो शब्द हो जाता है, लेकिन जब हम उसका प्रयोग किसी वाक्य में करते हैं तो वो पद हो जाता है। और पद के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि संज्ञा हो सकता है उसमें, या फिर सर्वनाम हो सकता है। जी धन्यवाद सर।
जी धन्यवाद सर। घनश्याम सर। जी जी दीपक सर। जी सर। सोनम जी, आपसे मेरा सवाल है कि कमलेश्वर की एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। क्या आप उस उपन्यास का नाम बता सकते हैं? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा है अभी। मैं इसको देखूंगी एक अच्छा बार अच्छा, अच्छे ठीक है, से। कोई बात नहीं। ठीक ठीक। कितने पाकिस्तान, ठीक है ना। और आपने कक्षा 10वीं का जो सिलेबस है उसको पढ़ा है? जी सर। ठीक है। तो आप बताइए, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पे किन तर्कों के माध्यम से कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे? बाल गोविंद जो भगत थे, जैसे कि उन्होंने अपने जो पुत्र वधू थी हम्म उसका विवाह करवाया था। हम्म जब उनके बेटे की जब मृत्यु हो गई थी उसके हम्म, बाद। और ठीक है। जो बड़े आडंबर होते हैं हम्म उनको उन्होंने विरोध किया है गोविंद जी। हम्म, जैसे वो जो अनाज का उनके घर में जो अनाज आता था उसका हाँ, तो ठीक अधिकतर है। हिस्सा वो दान कर देते हम्म, थे और जो बचता था उससे बहुत अच्छा। अपना। ठीक। और कोई दैनिक दिनचर्या के माध्यम से कहीं कुछ पता चलता है? दैनिक दिनचर्या में वो सुबह सुबह गाना बजाना उनका जो होता था, चाहे सर्दी हो बरसात हो चाहे कुछ भी हो, वो अपना हम्म, जो गाना होता था उसको नहीं छोड़ते थे, जैसा कि कबीरदास जी भी करते थे। ठीक ठीक। ठीक, बहुत अच्छा। घनश्याम सर, मुझे दो ही सवाल पूछना था, जी मेरा धन्यवाद। हो गया। जी धन्यवाद सर। आरती मैम। जी जी सर। सोनम मैम, एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे शिक्षक को सबसे पहले अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए और कर्तव्य पालन कर्तव्य के प्रति उनके जो कर्तव्य होते हैं उनको करने का जो क्षमता होती है वो उनमें होनी चाहिए। और मेहनती होने चाहिए। बच्चे को समझने का प्रयास, बच्चे का सर्वांगीण विकास जो करवा सके, ये सब शिक्षक में। और जैसा कि मैम एक धैर्यशीलता जो होती है वो एक शिक्षक में होनी चाहिए। जी मैम। तो मैम, आप मानती हैं कि एक अच्छे शिक्षक को मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो भी होना चाहिए? आपने बोला कि जी बच्चों को जानना जो है एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैम, क्यों होना चाहिए एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान? मैम, शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो बच्चा है वो हमारा जो हम जो उसको समझा रहे हैं उसको वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो ये हम कैसे पता करेंगे जब हमें मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। और हमें जी मैम। उसके बाद इस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम बच्चे को समझा सकें। तो ये इन सब के लिए हमें मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक। जी मैम। तो मैम, ये बताइए कि जो ये मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है ये किसने दिया? मैम, सिगमंड फ्राइड जी ने दिया था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। क्या इसके अलावा और कोई सिद्धांत भी दिया सिगमंड फ्राइड ने? अचेतनता का एक सिद्धांत है जो मैं अभी निश्चित तौर पर नहीं बता पाऊंगी। मैम कोई बात नहीं मैम। सिगमंड फ्राइड के शिष्य रहे हैं मैम, और उन्होंने भी मनोविज्ञान में एक बहुचर्चित सिद्धांत दिया है, तो इनके शिष्य का नाम बताएंगे आप? मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, मैंने पढ़ा था लेकिन इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। जी मैम कोई बात नहीं मैम। एक शब्द है मैम पाठ्यक्रम, और दूसरा शब्द है पाठ्यचर्या। तो इन दोनों में क्या अंतर है? मैम, जो पाठ्यचर्या होती है
वो बच्चे की सभी एक्टिविटीज जो होती हैं वो उसमें शामिल होती हैं, जबकि जो पाठ्यक्रम होता है वो एक निर्धारित होता है। जैसे कि जो पुस्तक के द्वारा बच्चा पढ़ रहा है तो वो उसका पाठ्यक्रम है, और बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है, जैसे कि जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, वो सभी पाठ्यचर्या में शामिल होती हैं। मैं कह मैम सकती अब हूँ जी जी मैम बताइए। हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यचर्या है वो एक बड़ा भाग है, और जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यचर्या में ही शामिल होती है। जी मैम बहुत अच्छा। तो मैम ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या है? मैम, औपचारिक शिक्षा वह है जो हम एक निश्चित समय में प्राप्त करते हैं, किसी गुरु या फिर अपनी माता किसी के भी द्वारा निश्चित समय में, जैसे विद्यालय में जाकर यदि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो ये औपचारिक शिक्षा है। और अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो हमें किसी से भी प्राप्त हो जाती है। जैसे हम कहीं घूमने गए, वहां पर हमने ऐसी कुछ चीज देखी जिससे कि हमें कुछ शिक्षा मिली, तो वो अनौपचारिक शिक्षा के तहत आती है। तो क्या मैम मैं पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से संबंध स्थापित कर सकती हूँ? क्या मैं कह सकती जी हूँ कि मैम। हाँ ये एक ही है? जी मैम। जी मैम। मेरा अगला प्रश्न है मैम आपसे कि आपकी कक्षा में एक बच्चा है जो सभी विषयों में अच्छा है, परंतु जी हिंदी मैम। विषय में वह केवल 30 से 40 नंबर लेकर आता है, केवल उत्तीर्ण होना है उसे हिंदी विषय में। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मैम, यदि वह केवल हिंदी में ही कम अंक लेके आ रहा है तो हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि वो आखिर ऐसा, उसकी रुचि हिंदी के प्रति है नहीं है। तो उसको हम जगाने, उसकी जो रुचि है उसको जगाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि कविताओं के माध्यम से हम बच्चे की रुचि जानेंगे पहले कि बच्चा गान, यदि उसे गाना गाना अच्छा लगता है तो हम कविता के माध्यम से उसकी रुचि जगा सकते हैं। और नाटक करना, जैसे बच्चे को यदि अभिनय करना अच्छा लगता है, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको अभिनय करने में अच्छा लगता है, तो हम नाटक, कोई भी नाटक लेकर उस बच्चे से वो प्ले करवा सकते हैं, जिससे कि उसे रुचि उत्पन्न हो जाएगी और हिंदी को फिर वो महत्व लगेगा और अच्छे अंक प्राप्त कर सकता। मैम आपने कहा कि हम कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए हमने कारण जाना, बच्चे से बातचीत की और बातचीत करने के बाद हमें पता चला कि बच्चे का कहना है कि हिंदी ज्यादा कुछ काम नहीं आनी है, और क्योंकि आज का जो युग है वो टेक्नो युग है, तो मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती कि मैं हिंदी में अपना ध्यान दूं। तो उस समय आप क्या करेंगे? मैम, उसको हम बता सकते हैं बच्चे को, जो व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा जो भाषा है वो हमारी कितनी महत्वपूर्ण है। हम किसी ऐसे बड़े लेखक या उनका उदाहरण, कवि का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं। जी मैम, आपने मैम व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात की, तो व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से आप कैसे बताएंगे? मैम, व्यावसायिक शिक्षा जो बच्चे को आगे चलकर उसके जो क्योंकि हर बच्चे का कुछ ना कुछ आगे चलकर उसका फ्यूचर कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हिंदी के लिए भी उसको हम, जैसे कवि होते हैं, लिखने का शौक है तो हम आगे अपनी पुस्तकें निकलवा सकते हैं। और जी मैम। घनश्याम सर, मैं फीडबैक दे सकती हूँ साथ के साथ? जी मैम, जी बिल्कुल। सोनम मैम, मेरा जो जी मैम। क्वेश्चन था आपसे हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए आप बच्चों को यही बताएंगी कि हिंदी पढ़ने से उनकी जो प्रतिशत है, उनकी जो परसेंटेज है, वो हिंदी ही ऐसा एक विषय है जो उनकी परसेंटेज में उछाल ला सकता है।
और हिंदी को पढ़ने में, क्योंकि बच्चा हर विषय में अच्छा है, तो हिंदी में भी उसे अपना ज्यादा पोटेंशियल नहीं लगाना होगा, और बहुत ही कम मेहनत में वो अपने परसेंटेज को बढ़ा सकता है। इसके अलावा मैम आप, जैसा कि अभी मैंने देखा आपने सॉरी सर कहा, सॉरी मैम कहा, अगर आपको किन्हीं प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं तो क्योंकि आप टीजीटी हिंदी के लिए जा रही हैं, तो मैम आप सॉरी के स्थान पर क्षमा शब्द कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक मैम अपना उच्चारण पर थोड़ा सा जी काम मैम। कीजिए। अभी सर ने स्नेह तगा का अर्थ पूछा था आपसे, तो ये जो शब्द है मैम ये स्नेह है, ना कि स्नेह। तो उच्चारण पर ध्यान दीजिए। और आखिरी बात मैम, उपसर्ग और प्रत्यय के लिए आपको बोला गया था, और यहाँ पर आपने विद्यालय शब्द का उदाहरण लिया। यहाँ पर अगर आप उपसर्ग और प्रत्यय से ही संबंधित उदाहरण अगर प्रयोग करती तो प्रभाव जो है वो और अच्छा होता। बाकी मैम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा साहित्य पे भी ध्यान दीजिए। जी मैम। जी घनश्याम सर। जी मैम, जी बहुत धन्यवाद मैम। क्योंकि मैम को अभी जाना है तो मैम ठीक है मैम, आरती मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी सर, मैं लेफ्ट कर दूं सर? जी मैम जी। मैम आपकी, जी थैंक यू सर। सोनम मैम आपकी शक्ति है गायन। तो आपको जब आप साक्षात्कार में जाएंगे तो गायन पर जी थोड़ा सा, सर। गायन पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अभी आप कोई एक कविता या गीत आप यहाँ जी सर। प्लीज मैम। सर आवाज नहीं आ रही। आप गाएंगे मैम, मेरा तो हो गया। मैंने कहा कि आपकी शक्ति है गायन, कोई एक गीत या कविता आप प्रस्तुत करें, कोई भी। मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही। शर्मा जी सर, सर आपकी आवाज थोड़ा सा हो रही है। ओके। अभी भी नहीं आ रही। अभी आ रही है सर, इससे अभी स्पष्ट है सर, इसके पहले आपकी आवाज टूट टूट कर आ रही थी। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि सोनम मैम, आपकी जो ताकत है ना, आपकी जो शक्ति है वो है गायन। तो आप जब साक्षात्कार देंगे ना तो उसमें आप अपने बायोडेटा में, अपने परिचय में, खुद के परिचय में आप बताएंगे कि मैं गीत वगैरह ऐसा कुछ। तो अभी आप कुछ गाकर सुनाएं, कुछ भी, गीत कविता कुछ भी। उसके बाद आपका, जी सुनाएं। सर मैं गीत सुना देती हूँ सर। जी मैम। मैं भजन सुना दूं सर, भजन? मैम जी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम नाथ नारायणम जानकी वल्लभम नाथ नारायण। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी राम नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद मैम। अभी आप डेमो टीचिंग के लिए प्लीज। सर मैं सर अगली बार दे इस दूं? भजन से मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। जी सर जी। इस भजन से मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगा। जी सर। आपके जी भजन में सर। आया हुआ दामोदरम शब्द, तो कृष्ण को दामोदर क्यों कहा जाता है?
दामोदर शब्द का संधि विच्छेद करके हमें बता दीजिए, और कौन सी संधि है? दामोदर में गुण संधि है। सॉरी सर, मुझे जी, विच्छेद क्या होगा? क्या सर? जी, दामोदर शब्द का जो संधि विच्छेद है, दाम धन उदर। दाम का अर्थ होता है रस्सी, और चूंकि माता यशोदा जब उनको ओखली से बांधी थी तो उन्होंने उदर यानी पेट पर वो रस्सी बांधी थी, इस कारण उनका नाम पड़ा था दामोदर। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी, धन्यवाद सर। मैम आपकी जो है ना, मुस्कुराहट थोड़ी सी बनाए रखिए। मुस्कुराहट बहुत ज्यादा जरूरी है मैम। बहुत अच्छा जा रहा है साक्षात्कार, ऐसा थोड़ी है, बहुत अच्छा है। आराम से 55 नंबर का है मैम। अभी हम सब फीडबैक देते हुए चलेंगे। 8:30 तक का टाइम था। अगले मैम वेट कर रहे होंगे कि सर आपने 8:26 तो हो गए हैं। तो विजेता मैम, फीडबैक। सर बोर्ड पर नहीं जाएंगी मैम? अभी मैम ने कहा क्या? मैम मैं अगली बार चली। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है सर, जी धन्यवाद सर। सोनम मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामना आपके आने वाले साक्षात्कार के लिए। आत्मविश्वास भरपूर है, लेकिन उसके लिए आपको व्याकरण के कुछ जो टॉपिक हैं जिनमें आप स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं, तो उनको देख लीजिए। आपको खुद ही पता है कि आपके व्याकरण के कौन से टॉपिक हैं जिन पर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आवाज आपकी बहुत अच्छी है, कविता का सस्वर वाचन आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना। आपको, मुझे ऐसा लगता है, भक्ति काल ही ज्यादा प्रिय है। ऐसा है क्या? जी। जिसमें भक्तिकाल भी अच्छा लगा। जिसमें भी कृष्ण मार्गी शाखा। जी मैम। हाँ, तो और जो आपके टीजीटी के लिए जो बीए के जो आपके पेपर हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लीजिए, उनके नाम याद कर लीजिए, एक दो शब्द का उच्चारण, ठीक है। और जैसा अभी आरती मैम ने बताया, क्षमा कीजिए और धन्यवाद, इनको भी आदत में ले लीजिए। पल्लवन जी मैम। संक्षेपण जो है, मुझे लगा आप पीजीटी के लिए हैं, इसलिए मैंने पूछा, ठीक है। सामान्य हिंदी से ही है वैसे तो। ये अर्थ के आधार पर वाक्य भेद मैंने पूछे, वो आप इसलिए तैयार कीजिए क्योंकि कक्षा 9वीं में यह है पाठ्यक्रम में, ठीक है, उन्हें हम कराते हैं अर्थ के जी आधार मैम। पर। और अलंकार जो है वो 9वीं और 10वीं दोनों कक्षाओं में है ना। 9वीं में शब्द अलंकार के 2 अलंकार हैं और एक 10वीं में है, ऐसे ही अर्थ अलंकार में, है ना। तो आप उसकी सटीक परिभाषा, उसके प्रकार जो हैं दो, वो उनमें अंतर, ठीक है, ये कर लीजिए। क्योंकि जी आपने कनक कनक वाला जो उदाहरण दिया, उस वक्त आप थोड़े से कंफ्यूज हुए थे, है ना। तो आप जी भले ही मान लीजिए आपने उत्तर शुरू कर दिया है, और उस उत्तर का आपके जैसे एक परिभाषा है, फिर उसके प्रकार हैं, फिर उसके उदाहरण है, इनमें भी आप पॉज ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बोलना शुरू कर दिया तो आप बोलते ही जाएंगे फिर कि अरे अब चुप हुई तो, है ना, निगेटिव इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। परिभाषा जी दीजिए बड़ी तसल्ली से, फिर उसके प्रकार बताइए, फिर उनके उदाहरण बताइए। आप बोल बहुत आराम से रहे हैं वैसे, है ना। तो उत्तर देने में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपका ड्रेस कोड भी बहुत आदर्श है, एकदम बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद मैम। आरती मैम। धन्यवाद मैम। जी जी। रश्मि मैम। जी। अमरमणि सर। रश्मि मैम इधर कहीं है क्या? अमरमणि सर। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आज तो ज्यादा ही दिक्कत है क्या? जी सर, जी मैम। धन्यवाद सर, जी मैम। धन्यवाद विजेता मैम। सोनम जी, हाँ सर, जी सर, मैं है। बोल रही हूँ सर। जी आ रही है सर। जी जी सर। नहीं नहीं, आज ठीक है। जी धन्यवाद सर। जी, सोनम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम। हाँ, तो मेरा पहला फीडबैक आपके लिए यही है कि जो आपके क्षेत्र के जो
लेखक हैं या कवि हैं, जो भी हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए। स्वतंत्रता संग्राम में भी गांधी जी का क्रिश्चियन फील्ड से कुछ नाता है, उसको आप पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जी मैम। कि आपका शहर, आपका जनपद किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कमलेश्वर जी के बारे में जैसे सर ने बताया, कितने पाकिस्तान पे उन्हें पुरस्कार भी मिला था। अस्त्र और शस्त्र का मैंने आपको बता ही दिया था। एक जो मुझे चीज लगती है, जैसे सर ने पूछा था कबीर पंथी क्यों है, तो कबीर पंथी के लिए आप ये जो आपने सबसे पहली लाइन बताई थी कि बाल गोविंद भगत ने अपनी जो पतोहू थी उसका विवाह करवाया था, भेजा था उसको अपने मायके जाने के लिए, दूसरे शादी का प्रस्ताव दिया था, विवाह करवाने, जैसे विवाह संस्कार का वहां पे ऐसा कहीं उल्लेख है नहीं उस पाठ में कि उन्होंने विवाह संस्कार करवाया। ओके मैम। मैम ने आपसे पूछा था कि एक टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए, है ना। आपने बताया कि विषय का ज्ञान होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि निसंदेह बिल्कुल आप विषय के पारंगत होना चाहिए, विषय में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उस ज्ञान को आपको बच्चों तक कैसे पहुंचाना है, ये शिक्षक का भी एक गुण होना चाहिए, होता है। जो शिक्षक होते हैं, अपने विषय की जानकारी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफी बार क्या होता है कि हम पीएचडी और नेट भी करे होते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि इस चीज को हमें बच्चों तक कैसे डिलीवर करनी है, बच्चों को कैसे समझानी है। तो आप अगर बता रही हैं एक गुण की विषय का ज्ञान होना जरूरी है, उसके साथ ही हमें बच्चों तक वो चीज कैसे पहुंचानी है वो भी आनी चाहिए। थोड़ा सा उच्चारण जी। पे काम करना है ना। जैसे कि क्षमता, आप बोल रहे थे क्षमता, है ना। शिक्षा, भाषा, है ना, भाषा नहीं होता है, शिक्षा नहीं होता है, शिक्षा, भाषा, क्षमता, इस तरह से थोड़ा सा उच्चारण पे ध्यान देना है। जी पूरे मैम। इंटरव्यू के टाइम में स्माइल रखनी है। थोड़ा सा मुझे अभी ऐसा लग रहा है शायद आप पहली बार आई हैं, और थोड़ा जी सा मैम। नर्वसनेस जो है वो चेहरे पे थोड़ी सी दिख रही है। अब काम किया है आपने इस पे, दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा और, है ना, थोड़ा सा ऐसे निखर के आइए। थोड़ा सा चेहरे पे जो नर्वसनेस फील हो रही है ना, वो दिखनी नहीं चाहिए सामने वाले को। हम सब नर्वस फील करते हैं, हम यहाँ इंटरव्यू लेते हैं, बहुत बार नेट पीएचडी करे हुए लोग आ जाते हैं, हम भी नर्वस फील करते हैं, लेकिन सामने वाले को दिखाते नहीं है कि हम कैसा फील कर रहे हैं ना। जी तो मैम। बस यही है मेरे लिए। स्माइल बनाए रखिए थोड़ा सा, और व्याकरण पे काम करिए, क्योंकि आप 6वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। उस समय अगर आपको अलंकार या आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, अगर ये नहीं आ रहे हैं, पद परिचय के सारे कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर नहीं है, तो समस्या हो जाती है। क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं 9वीं 10वीं के, इतने समझदार होते हैं कि वो हमारी गलतियों को आराम से पकड़ सकते हैं। तो इसलिए ग्रामर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, व्याकरण पे ध्यान देना है, साहित्य पे ध्यान देना है। बाकी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जी जी धन्यवाद जी, मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा सर। धन्यवाद मैम। अमरमणि सर। जी मैम, आपको व्याकरण में थोड़ा काम करने की जरूरत है, और चूंकि आपका मैम ने फीडबैक दे दिया है, उपसर्ग और प्रत्यय का जो आपने उदाहरण चुना था वो संधि का उदाहरण था। मैं जी आपको एक सर। चीज बताऊं, उपसर्ग और प्रत्यय के बच्चों का अगर कंफर्म नहीं हो रहा है, वो उसमें संदेहास्पद दृष्टि में है, तो आप सीधे जो है उपसर्ग शुरुआत होता है उ से और प्रत्यय जी। शुरुआत होता है प से। तो आप ये कहिए कि जैसे वर्णमाला में स्वर पहले आता है, तो उपसर्ग उ स्वर से शुरू हो रहा है, तो ये शब्द के पहले लगता है। और जो प्रत्यय है वह प से शुरू होता है और व्यंजन वर्णमाला में बाद में आते हैं। तो प्रत्यय प से है, यानी कि वो बाद में आएगा। और उदाहरण भी उनके अनुरूप ही रखिए, जैसे विहार, संहार, उपहार। इसमें देखिए वि, सम और उप, ये उपसर्ग है। और प्रत्यय इसी तरह से, जैसे दूध वाला, स्वर्णकार, लुहार, इसमें आर और वाला प्रत्यय प्रयोग हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जी व्याकरण पे थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। आपको भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। और घनश्याम सर, धन अब मैं यहाँ विदा लेता हूँ जी सर, जी बहुत बहुत पैनल धन्यवाद से। सर।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी आप को आए सर। नमस्कार और धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। कविता मैम चले गए, डॉक्टर दीपक सर हैं? नहीं है तो ठीक है। सोनिया मैम नहीं है। निशा मैम, निशा मैम, जी स्नेहा सर। मैम, जी मैम। सोनम मैम, आपको भविष्य के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद मैम। जी जी स्नेहा मैम। जी सर। मैम आपको आने वाले साक्षात्कार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद मैम। शंकाएं और सवाल के अंतर्गत मैम आप पूछिए, सोनम मैम आपके जितने भी डाउट्स हैं आप पूछिए। सर मैं बाद में पूछूंगी सर, अभी तो कोई- बाद में पूछेंगे? जी मैम। ठीक है मैम, आप एक डायरी लगा लीजिएगा और वो डायरी साथ जैसे बाकी लोग लेकर आ रहे हैं ना, वहां से सवाल पूछिएगा डायरी से। मैंने एक स्वायत्त सवाल पूछा था, स्वायत्त को मैंने उसमें डाल दिया है, अपने ग्रुप्स में डाल दिया है, क्योंकि स्वायत्त को अंग्रेजी में ऑटोनोमस कहा जाता है और स्वायत्त जो है वो, जी उसके पूरा विवरण तो मैंने वहां डाल दिया है पूरा। अगर थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा है कि, थैंक यू सो मच सर। जी जी मैम, जी धन्यवाद मैम। सरकारी तंत्र के हस्तक्षेप के बिना जब कोई काम सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चलाना होता है तब ऑटोनोमस बॉडीज बनाई जाती है, और ऑटोनोमस बॉडीज ज्यादातर सफल होती हैं। ज्यादातर का नाम लिया है क्योंकि हो सकता है एक आध असफल भी होती होंगी, और होती ही है, सफलताएं असफलताएं चल रही होती हैं। केंद्रीय विद्यालय एक स्वायत्त संस्थान है, नवोदय विद्यालय एक स्वायत्त संस्थान है। इसके अलावा मैम आपका साक्षात्कार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बताया 55 से कम का नहीं है, लेकिन आपका जो चेहरे पर एक खुशी जो मुझे चाहिए थी ना, खुशी होनी चाहिए ना, खुशी बहुत जरूरी है। ड्रेस के बारे में मैम ने बता ही दिया। आपका दृष्टिकोण माने एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा, हर सवाल के प्रति वो सीखने की आप में ललक है, चाहत है। व्याकरण के बारे में मैं एक चीज बताऊं, जब भी किसी को जी व्याकरण सर। व्याकरण बनना है, ये सभी के लिए है जो व्यूवर्स देखेंगे ना, व्याकरण बनने का बड़ा सरल सा सूत्र है, जो हम अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश बच्चों को बता रहे होते हैं कि अपठित गद्यांश आपको ऐसे ऐसे तैयार करने हैं। व्याकरण को 3 बार पढ़ें। कब पढ़े? लेकिन 3 बार पूरी पूरी व्याकरण पढ़नी है, 3 महीनों में पढ़े, 3 बार पढ़े, 3 महीनों में, बहुत ज्यादा गैप नहीं देना, बैक टू बैक पढ़ना है। अब 3 व्याकरण पढ़नी है, अलग अलग व्याकरण पढ़नी है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि अलग अलग व्याकरण में अलग अलग व्याकरणों के विचार होते हैं। तो इसका मतलब कुल 9 बार आपकी 3 महीने में रीडिंग हो गई। ये बेसिक है, शुरुआत है, हो जाएगी मुझे लग रहा है। और 3 वर्ष तक उसको कहीं भी किसी विद्यालय में पढ़ाना है। ये बहुत सारे लोगों से जब बातचीत की ना, तो पाया जब हम पढ़ाते हैं तो ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। 3 वर्ष तक हम लगातार उसे पढ़ा रहे हैं, और फिर किन्हीं 3 लोगों को ढूंढ लेते हैं हम, हमारे शिष्य होंगे या कोई और होंगे, उनको हमें व्याकरण बनाना है। हम अभी बने नहीं, उन्हें बनाना है। तो जब हम उनको पढ़ा रहे होते हैं, वो जिज्ञासु लोग अगर हमें मिल जाते हैं, चाहे हमारे ही बच्चे हैं कोई, तो मुझे लग रहा है कि जी व्याकरण आ सर। जाती है, क्योंकि व्याकरण सबसे सरल है अपनी हिंदी की ना, आराम से आ जाती है। अ, अभी कुछ और बाकी है, किसी किन्हीं को कुछ कहना, किन्हीं को बताना तो बताएं, नहीं तो अभी हम 10 मिनट लेट हो गए हैं। जी मैम, सोनम मैम, जी सर। कुछ कहना है, पूछना है किसी से? नहीं। हम्म, जी, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विजेता मैम, आरती मैम, रश्मि मैम, अमरमणि सर, दीपक सर, सोनिया मैम, निशा मैम, स्नेहा मैम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सोनम मैम, आपको विशेष धन्यवाद। सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद में सभी लोग